द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मुंबई से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब रतन शारदा जी। इनका नमस्कार। आबाई ताल्लुक जो है वो पंजाब से है और ये पैदा मुंबई में हुए। इन्होंने आरएसएस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, 7 किताबें लिखी हैं जिनमें से 6 अंग्रेज़ी में हैं और उनका बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में तर्जुमा हो चुका है। एक किताब गुरु नानक पर है और 13 किताबें इन्होंने एडिट की हैं। तो उनकी पीएचडी जो है वो भी आरएसएस पर है। आप मुझे बता रहे थे कि अल जजीरा और द वायर ने आपको सेंसर किया, उसकी क्या तफसील है, क्यों सेंसर किया उन्होंने? देखिए, अल जज़ीरा काफ़ी समय से मैं मुझे अप्रोच कर रहा था। फाइनली एक दिन मैं चला गया रात को 1:30 बजे उनके टाइम के हिसाब से। और उस समय ये जो कुछ एजिटेशन चल रहे थे जिसके अंदर झूठे एजिटेशन सीए के ऊपर चल रहे थे, उसमें कुछ तो भी यूपी में कुछ एक्शन हुआ था और बुलडोज़र चले थे वगैरह इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर उसी समय। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोग ऐसे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर अब पुलिस एक्शन ले रही है और ये घर तोड़े गए। तो मैंने कहा घर तो तोड़े गए, इल्लीगल थे, उसके ऊपर तो आप भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि कतर में भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कोई कर नहीं सकता। कतर में तो प्रोटेस्ट की भी कोई परमिशन नहीं है। तो हम्म। मान लीजिए अगर प्रोटेक्शन अगर परमिशन होती तो आप क्या करते? क्या हम्म। आप उनको डंडे पुलिस नहीं चलाती, उनको वहाँ से नहीं हटाती? तो हम्म। इसके बाद उन्होंने कहा अरे टाइम खत्म हो गया, बस टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर, तो उन्होंने बात वहीं बंद कर दी। और जहाँ तक द वायर का सवाल है, वो तो बहुत मज़ेदार किस्सा है। द वायर जो है वो प्योरली लेफ्टिस्ट पोर्टल है और उसके जो ओनर हैं वो तो बल्कि यू हमें क्या पता चलता है कि यूएसए सिटीज़न है। ख़ैर, लेकिन बेसिकली हाइली लेफ्टिस्ट पोर्टल है। मैं कई बार उनको मना कर चुका था, लेकिन इस बार वो पीछे पड़े नहीं, आप ज़रूर हमसे बात करिए। तो एक जर्नलिस्ट थी उनकी, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा, लेकिन लाइव करूँगा, बिना एडिट के होगा, तभी मैं करूँगा। हम्म। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये भी शर्त मंज़ूर है। फिर उनका उस दिन चला नहीं जो उनका सॉफ्टवेयर था, तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर ज़ूम चलाया, उसके ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग की और मैंने उनका रिकॉर्डिंग भेज दी। फिर उन्होंने बहाना बनाया कि अरे इसमें रिकॉर्डिंग में ऑडियो बहुत पुअर था, मैं आपकी आवाज़ समझ नहीं पा रही थी, आपकी आवाज़ कट रही थी, कुछ गलत हो गए सवाल-जवाब, तो हम दोबारा करना चाहते हैं। तो मैंने हम्म। काफ़ी टाइम टाइट था, तो भी मैंने मंज़ूर किया, 3 दिन बाद फिर दोबारा रिकॉर्डिंग हुई। फिर उसके बाद उन्होंने उसको रिलीज़ नहीं किया। जब 3 दिन और रिलीज़ नहीं किया, तो मैंने अपने यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया। मेरा यूट्यूब है @रतन शारदा। तो उसके ओके। अंदर वो जो भी सवाल चाहते थे, जिस तरह से घेरे में डालना चाहते थे हिंदुओं को, हिंदुत्व को, आरएसएस को, उनको जवाब मिल नहीं पाए जो चाहते थे, जो उनके मन में हम्म। था। और उनके पूर्व पहले से डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं लेफ्टिस्ट लोगों के, उनके मन में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं, उसके ऊपर चल रहा था। लेकिन उनका चला नहीं, तो उन्होंने रिलीज़ ही किया नहीं। तो बाद में मैंने अपने यूट्यूब पे रिलीज़ किया और उन्होंने कभी उसका जवाब दिया नहीं, उन्होंने क्यों रिलीज़ नहीं किया। तो ये जो सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, ये केवल लेफ्ट वालों के लिए अच्छी लगती है और इस्लामिस्ट को इस्लामिस्ट के लिए अच्छी लगती है, लिबरल्स को लिबरल्स के लिए अच्छी लगती है। लेकिन जो पब्लिक स्पेस है फ्रीडम की या बातचीत करने की, ये उनके हिसाब से चलनी चाहिए। मैंने बार-बार देखा, यही मैंने उस समय द वायर के इंसिडेंट में भी देखा और अल जज़ीरा के इंसिडेंट में भी देखा कि जो उनको पसंद है वो बात करेंगे तो वो सही है, वरना वो बातों को टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको काटेंगे, रोकेंगे। पहले तो हिंदुस्तान में इतना था कि आप नॉन लेफ्ट हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिलती प्रोफ़ेसर की, आपको टीचिंग नहीं कर सकते, आपको अपने मतलब के पीएचडी के टॉपिक नहीं मिलते। आज भी पूना के अंदर मेरा एक दोस्त है जो पीएचडी करना चाहता था कश्मीरी हिंदूज़ के ऊपर, वहाँ के डिपार्टमेंट ने उसको मना किया। तो आज भी लेफ्टिस्ट लोगों का ज़ोर है और लेकिन क्या होता है कि जो बात सही है, जो बात सच्ची है, कहीं न कहीं से फैलती जाती है, निकलती जाती है, तो इसी तरह से काम हुआ है। तो ये जो खातून है, इनका क्या नाम क्या है जिन्होंने इंटरव्यू लिया आपका? वृंदा गोपीनाथ है, वैसे यूट्यूब पे अच्छा है, वैसे मैं नाम लेना नहीं चाहता था, आपने हम्म। कहा है तो ख़ैर यूट्यूब पे भी उनका नाम है, वृंदा गोपीनाथ नाम की थी। उन्होंने तो ओके। जो उनकी मैनेजमेंट ने कहा वो किया होगा, तो ओके। हाँ जी। अच्छा, ये दूसरी तरफ जो इल्जाम लगता है वो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो है ना मीडिया को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है या उसको सप्रेस कर दिया है, और एक टर्म सुनने को मिलती है गोदी मीडिया। तो हाउ डू यू लुक एट दीज एलिगेशंस? देखिए, मैं 2014 से टीवी में आना शुरू हुआ, 2013-14 से आज 8-9 साल हो गए और हम्म। हर रोज़ के रोज़ लगभग मैं बैठता हूँ और हर टीवी चैनल के ऊपर मोदी जी को और हिंदुओं को, आरएसएस को भर-भर के गालियाँ देने वाले बैठते हैं, हम्म। खूब गालियाँ देते हैं। आज तक किसी का घर नहीं उजड़ा, किसी को जेल में नहीं डाला गया
और बेखौफ होके आते हैं, बोल के जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि बड़ा हमारे ऊपर कंट्रोल है। दूसरी बात है कि 2013 के पहले हम जैसे लोगों को टीवी पे बुलाता भी नहीं था, यानी हमारी पब्लिक स्पेस थी ही नहीं, वर वर्चुअली पॉलिटिकली अनटचेबल। ऐसा जो भी हिंदुवादी बात करेगा, जो भी नॉन लेफ्ट बात करेगा, उसके लिए सारा मीडिया, एकेडमिया, ये अनटचेबल थे हम लोग पॉलिटिकली, एकेडमिकली। तो वो आज वो कहें कि भाई हमें जगह नहीं मिलती, पहले तो ये गलत है। दूसरी बात, अगर जगह को रोका गया, आपके सामने मैंने बताया, मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूँ जिनको कभी पब्लिक स्पेस मिला नहीं, जो किताबें उनके मतलब की नहीं थी, किताबें हटा दी जाती थी। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। धर्मपाल नाम के एक बड़े गांधीयन थे, जिन्होंने रिसर्च करके ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से ये निकाल 1964 में, बड़ी उम्र में आके उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है अपनी सोच में, तो यूके गए, वहाँ उन्होंने वहाँ के डॉक्यूमेंट्स पढ़े और उन्हें ये सिद्ध किया कि अप टू 1850 भी भारत जो था, वो जिसके अंदर हम सभी आते हैं, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, ये टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली मोस्ट एडवांस नेशन था, और मेडिकली ऑल्सो, हेल्थ के अंदर भी, और जीडीपी का हाईएस्ट इनका रेशियो था, इंडस्ट्रियल एडवांस थे। ये सारी बातें उन्होंने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से निकाल के छापी। वो किताब रातों रात सारे शेल्फ से गायब हो गई। वो किताब दोबारा छपी ने 1964-66 की बात है। मतलब उस समय भी जो विचार उस समय के नेहरूवादियों को पसंद नहीं थे, उनको जगह नहीं मिलती थी। तो उसमें अगर आज उनको जगह मिल रही है और वो आके भर-भर के गालियाँ देते हैं, उनको सेंसर नहीं किया जाता है, तो कहना कि आज़ादी नहीं है तो गलत है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, आज भी बहुत सारे चैनल हैं जो मोदी जी को कोस-कोस के क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो चैन अभी दिक्कत ये हो गई कि जो चैनल इस प्रकार से क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी टीआरपी गिर रही है। मतलब लोग ऐसी बातें, झूठी बातें, झूठे प्रचार सुनना नहीं चाहते। इसके कारण ये हो गया कि उनकी टीआरपी गिरती जाती है, फिर वो क्या करते हैं, दूसरे चैनल से जो प्रो हिंदू या प्रो बीजेपी एंकर होता है, उसको उठा के लाते हैं और एक प्रोग्राम ऐसा बैलेंस करने के लिए देते हैं, जो बाकी लोग भी सुने। तो ये टीआरपी का चक्कर, लोगों की चॉइस का चक्कर है, ना तो गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, ना ही किसी और का आता है। मेरे सामने मैंने देखे किस तरह से वंस जायंट टीवी चैनल्स रिड्यूस टू साइफर्स, और जो टीवी चैनल जिनका कोई पूछता नहीं था, वो टीवी चैनल चल गए। तो लोगों को जो पसंद है देखते हैं, लेकिन हर चैनल पे मुझे इस प्रकार के लोग दिन रात कोसने वाले मिलते हैं, भर-भर के सुनाने वाले लोग मिलते हैं, तो कहें कि ऑपोज़िशन का मुँह बंद कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आती। आज भी जो लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करके किताबें छापते हैं, उनकी किताबें छप रही हैं, बँट रही हैं, बेस्ट सेलर हो रही हैं। राणा अय्यूब है जिसने झूठी किताब लिखी गुजरात राइट्स के बारे में, उसको बाद में वहाँ यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग टीम ने कहा कि बकवास है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ये पूरी टोटल झूठी बकवास है, इसके ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं बनता। वो किताब भी बेस्ट सेलर बनी। आज वो अब राणा अय्यूब सारी दुनिया की सैर करती है अपने आप को सेक्युलर चैंपियन बताते हुए। तो एक प्रोपेगेंडा चलता है। अच्छा, एक तो राणा अयूब के बारे में मजीद कुछ बताइएगा कि कैसे उनकी किताब जो है वो झूठ है। अच्छा, रविश कुमार जो हैं वो इस तरह का तासुर देते हैं कि मुझे मोदी गवर्नमेंट ने निकलवाया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और आरफा शेरवानी जो हैं वो भी द वायर पे काम करती हैं ना। जी, जी, जी। अच्छा। उन्होंने जो बुलाया था 1-2 बार काफ़ी कोशिश करके, मैंने नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, तो मैंने मना कर दिया अच्छा, था। तो रविश कुमार की क्या कंप्लेंट है? देखिए, रविश कुमार, अभी ये बताइए कि एनडीटीवी के ओनर्स को 602 करोड़ रुपए मिले। हम्म। उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा अच्छा डील हुआ, हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा अडानी ग्रुप के साथ में। उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ का कर्जा था, उनके ऊपर कई केसेस थे, और वो इतने सैकड़ों करोड़ का कर्जा वो उतार नहीं पाए, और जब उन्होंने कर्जा लिया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि नहीं उतार पाए तो आप हमारे शेयर ले सकते हैं। उसके अंतर्गत रिलायंस के पास शेयर थे, वो खरीदे गए, अडानी ने लिए, जो भी बिजनेस का डील होता है, और फाइनली वो डील क्लोज हुई और उनके हाथ से कंपनी गई। लेकिन उस समय जो भी जर्नलिस्ट, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट आज भी एनडीटीवी में हैं और कुछ छोड़कर गए। सीएनएन, आईबीएन जब रिलायंस ने लिया था, उस समय भी कुछ जर्नलिस्ट निकाले गए थे, और अभी वो तो चॉइस है उनकी। इनफैक्ट बरखा दत्त ने खुद अपनी बात कही है। बरखा दत्त उस समय मेरा ख्याल है एनडीटीवी में ही थी, और उस समय इनका ही राज था, रॉय फैमिली का। उन्होंने चिदम्बरम का कोई इंटरव्यू लिया और उनको कहा गया इंटरव्यू रिलीज नहीं होगा। उन्होंने उसके ऊपर सोशल मीडिया में हल्ला बना दिया, उनको रातों रात ऐसे निकाला गया, और उन्होंने अपने यूट्यूब पे आ गई। ऐसे कई जर्नलिस्ट अपने अपने जगह छोड़कर उन्होंने अपनी अपनी यूट्यूब चैनल चलाई है। भगवान उनको अच्छी शक्ति दे, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। रवि जी को तो क्या है, विक्टिमहुड खेलने का एक लेफ्ट लोगों को शौक है। तो ये विक्टिमहुड खेलना, उसके अंदर जी मेरे को निकाला गया। मुझे बताइए, एक पत्रकार के लिए कोई कोई आदमी सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद करेगा? ये तो सोचने की बात है।
वैसे उसको निकाल सकते थे। कई जर्नलिस्ट निकले हैं, नई चैनल में गए हैं, वापस आए हैं, छोड़ के गए, वापस आए हैं। भारत के अंदर, प्रेस के अंदर मूवमेंट जर्नलिस्ट की इसलिए अधिक है कि बहुत अच्छी इनकम है उनको, बहुत अच्छे उनके सोर्सेज हैं। तो रवीश कुमार ने ये सोचा होगा कि मुझे निकालने से पहले मैं शहीद हो जाऊं। तो उनकी अपनी मर्जी है और उनकी फॉलोइंग है। आज भी जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया, पहले दिन यूट्यूब में उनको 10 लाख सब्सक्राइबर मिल गए थे, उनको वो बधाई के पात्र है। लेकिन ये विक्टिमहुड खेलना ये शोभा नहीं देता कि उन्होंने बहुत झूठ फैलाए, कई झूठे उन्होंने न्यूज़ दिए जिनका सिर पैर नहीं था। एनडीटीवी को और ऐसे कई अलग अलग चैनल्स को अलग अलग टाइम पे अपना न्यूज़ वापस लेना पड़ा था। और जिस तरह से न्यूज़ पका के इन्होंने सर्व किया, लोगों को दिख रहा है। लेकिन उनके फॉलोअर है, अच्छी बात है। लेकिन कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए पूरी चैनल खरीदेगा, ये तो हास्यास्पद है ना। दिस इज लाफेबल दैट somebody will spend hundreds of crores rupees to remove one particular person. एनडीटीवी got rid of many journalists within itself. रॉय साहब का राज था, उनके अपने लोग, तो उनको भी निकाला गया और अलग अलग चैनल में लोग अपने अपने समय पे गए। तो उसका कारण होगा उनकी मैनेजमेंट से नहीं बनती होगी, उनके विचार नहीं मिलते होंगे। ऐसे पत्रकार थे जो सो कॉल्ड लेफ्ट मीडिया थे, उनको वहां से निकाला गया था, बेरोजगार हुए थे, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा चर्न है इस समय भारत के अंदर। उसको इस तरह से लेफ्ट और राइट में गिनना, उसको कहना है कि मैं विक्टिम हो गया। भैया बहादुर थे, इतने साल लड़े, तो अगर आप अपनी अपनी जिंदगी को, कैरियर को दांव पे लगा सकते हो तभी आप लड़े। हम भी लड़ रहे हैं, हमको कोई कैरियर नहीं था हमारा। ऐसे जर्नलिस्ट का जिंदगी में कैरियर ना बना इंडिया के अंदर, क्योंकि वो नॉन लेफ्ट थे। तो ये तो ठीक है, समय बदलता है सबका, लेकिन उसके लिए इस तरह का रुदाली करना ही उचित नहीं है। अच्छा सर, अरुंधति रॉय का भी बहुत नाम लिया जाता है इस सिलसिले में कि इंडियन मीडिया ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया है और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उनका इंटरव्यू नहीं करता, उनको बुलाता नहीं। तो इज देयर एनी सब्सटेंस टू दिस एलिगेशन? देखिए, अरुंधति रॉय खुद वन बुक वंडर है। एक उनकी किताब थी जिनको अवार्ड मिला, क्योंकि उस किताब में, आपको पता है कि अवार्ड भी लिटरेचर वर्ल्ड में कैसे मिलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लगे। पाकिस्तान में भी उनको मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड मिले नहीं है। तो एक पॉलिटिकल गेम है आजकल, सारे अवार्ड को इन्हों को पॉलिटिकल गेम हो गया। उसमें अरुंधति को मिला, बेस्ट सेलर बनी, अच्छी बात है। उसके बाद उसका एक भी किताब उन्होंने लिखी नहीं। यानी सडनली उनका क्रिएटिव जो दिमाग था वो सुन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कम्युनिस्ट और अपना सो कॉल्ड लिबरल एजेंडा लेके जगह जगह बोलना शुरू किया। इंटरनेशनल ऑडियंस उनको मिलता है, इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाई जाती हैं। अगर उनकी बातें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं और उसके कारण किसी टीवी चैनल की व्यूअरशिप डाउन होती है, तो उनका अपना चॉइस होगा। उनकी बातें बेसिर पैर इतनी होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, अनसाइंटिफिक होती हैं, विदाउट फैक्ट्स होती हैं। सुंदर भाषा के अंदर आप कुछ समय तक तो फैक्ट से छुपा सकते हैं, लेकिन हमेशा तो छुपा नहीं सकते। तो अभी नहीं रहा उनका उनका ग्राउंड। देखिए, जो भी लेखक है, जो भी पब्लिक फिगर है, उनको रेगुलर कुछ आउटपुट देनी पड़ती है। आप लगातार नेगेटिव बातें करते रहेंगे, लगातार केवल अब्यूज करते रहेंगे, तो साहब कैरियर नहीं बनता ना। आपने एक किताब लिखी, दो चार और लिखते तो पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप एक किताब की मशहूरी के ऊपर आप हर जगह चाहते हो कि मैं जो बोलूं सब छापें। तो ये तो एक होता है ना कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात होती है। तो शायद उनके डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहे हैं इस समय, क्योंकि और ये हमारे देश में माहौल एनडीटीवी के बदल जो है जी। एनडीटीवी के जो हैं चीफ जो हैं, वो प्रणय राय, गालबन गालबन कजन है उनके, वो भी नहीं बुलाते क्या उनको? यही तो सोचने की बात है ना कि हम्म। नैंडी टीवी ने अब तक हमेशा जो भी उनको नेगेटिव, जिस तरह का भी क्रिटिकल उनको डिबेट लेने, मैं भी कई बार गया हूँ, बड़े लॉजिकली उनके, बड़े ऑब्जेक्टिवली, या जिसको कह सकते हैं कि खुले मन से बुलाते हैं। सामने 3 ओपोनेंट हैं, हम जैसे अकेले होते हैं तो भी उनको समय मिलता है, हम बोलते हैं 1:3 के हिसाब से तो भी बोलते हैं। लेकिन मुझे कभी समस्या नहीं आई। उनका अपना एजेंडा होगा, लेफ्टिस्ट व्यू होंगे, क्रिटिकल होंगे, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कभी एब्यूज किया ऐसा नहीं था। और उसके अंदर अगर एक नहीं बुलाते तो ये तो उसका मतलब इसकी सेलिंग प्रोपोजिशन रही नहीं ना। अल्टीमेटली प्रणय रॉय ये बिजनेस करने बैठे हैं ना। अगर ये केवल एक कोई गोल लेके बैठे होते, भी बिजनेस करने बैठे हैं, लेफ्ट व्यू पॉइंट से चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको लगता है कि अरुंधति रॉय नहीं बिकती, उसकी इंटरव्यू नहीं चलेंगे, उसके बावजूद कभी कभी ट्राई है, लेकिन उसके बाद अगर नहीं चल रही, तो वो नेचुरली उनका कमर्शियल रीजन होगा ना। वरना तो हर टीवी चैनल में भाई बहनों को ला के बिठा देता, कोई नहीं लाता, कोई नहीं बिठाता। अच्छा सर, राजदीप सर देसाई, इज ही स्टिल विद एनडीटीवी? नहीं जी, वो तो क्या था, एनडीटीवी से उन्होंने शुरू किया था, सीएनएन आईबीएन, आपको याद होगा। जी। और सीएनएन आईबीएन को कुछ साल चला, बाद में उसको रिलायंस ने टेक ओवर किया, नेटवर्क 18 पूरा, उसके अंदर वो भी थे। तो उस समय जो कुछ जर्नलिस्ट गए, उनमें राजदीप सरदेसाई भी गए। फिर वो इंडिया टुडे में गए, इंडिया टुडे में उनको अच्छा ओहदा मिला हुआ है, अच्छी जगह मिली हुई है। हम्म। आज भी उनके शो चलते हैं, हालांकि उनकी आज व्यूअरशिप इतनी बढ़िया नहीं है जितनी कभी होती होगी, लेकिन हम्म। आज भी उनको बहुत इज्जत का स्थान है और इंडिया टुडे के अंदर वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है।
और उनका ओके अच्छा चल रहा है काम। ओके। उनकी पत्नी अच्छा को सर। भी स्थान नहीं है, सागरिका घोष को जी वो मीडिया में स्थान अभी नहीं मिल रहा, वो भी प्रिंट में कुछ ना कुछ लिखती हैं, अदरवाइज उनकी वो पूछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली टैलेंट विल स्पीक। देखिए आप जब पब्लिक में हैं और पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो जो बात पब्लिक सुनेगी, जो बात समझेगी, वही तो देखेगी ना। तो जी ये जी। तो अब फ्रीडम है आपकी, क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, उसमें वो भी अभी एक्शन में नहीं रही। तो जो भी हम्म किसी ना किसी नेपोटिज्म के कारण कहीं पहुंचे थे, उनके धीरे धीरे जगह खत्म हो रही हम्म। अच्छा सर, है। इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ये कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, बस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ना, वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो एक रुकावट है। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि इमरान खान का ये कहना कि आरएसएस की और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये एक रुकावट है, वरना इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे होते। और उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस जो है ना ये इंस्पायर्ड है हिटलर की आइडियोलॉजी से, नाथसी आइडियोलॉजी से, और इंडिया में मुसलमानों के साथ वही सलूक हो रहा है जो नाथसी जर्मनी में या हिटलर के जर्मनी में जूस के साथ होता था। शकील जी, बहुत सारे सवाल एक साथ ने कर दिए, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, मैं भूल जाऊँ तो दोबारा कर लीजिएगा। पहली बात तो मज़ेदार ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को लगातार गालियाँ देकर और हिंदुओं को गालियाँ देकर उनकी सत्ता चलेगी। मुझे लगता है धीरे-धीरे पाकिस्तानी लोग समझ पाएँगे, और ये जो है कि किसी भी तरह इनको गालियाँ दो, कि कोई ना कोई नया एक शगुफ़ा खड़ा करो, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बहुत उल्टी बातें करते हैं। आपको पता है भुट्टो की बेटी का भी यही हाल हुआ था, और उसका इन्होंने खुद ने, ये लोगों ने क्या हाल किया आपको पता है। शरीफ साहब ने जब भारत के साथ में दोस्ती बढ़ाई अटल जी के समय पे, वाजपेयी जी के टाइम पे, तो उनका क्या हशर हुआ हम जानते हैं। तो जो भारत से अपने बढ़ाना चाहता है अच्छे रिलेशन, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ किया जाए या समाप्त किया जाए, तो वहाँ की मिलिट्री जानती है। क्योंकि यहाँ की मिलिट्री जो आपकी गवर्नमेंट है, वो उसको पता है कि जब तक भारत के सामने दुश्मन, हम भारत को दुश्मन दिखाते रहेंगे, तब तक हमारा काम चलता रहेगा, हमें बजट मिलता रहेगा, बाहर से हमारी रोजी-रोटी चलती रहेगी। तो एक बहुत बड़ा एक विशेष सर्कल पाकिस्तान में बना हुआ है, सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। उसके अंदर जो पॉलिटिशियन उनकी बात करेगा, वो बढ़ेगा, जो नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा। ये इमरान खान को बीजेपी और आरएसएस ने नहीं निकाला गद्दी से, उसको निकाला मिलिट्री ने, क्योंकि वो उनकी पकड़ से बाहर जा रहे थे, उसको निकाल दिया गया। अभी खुद इमरान खान साहब को पहले सपोर्ट करने वाले कौन थे? बड़े-बड़े टेरर ग्रुप थे, आप भी जानते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जिनके जोर पे इमरान साहब चुन के आए। और आज अगर वो बोलें कि मैं जी बात कराऊँगा कि इनके संबंध अच्छे नहीं, आपको एक मज़ेदार बात याद कराऊँगा कि आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की सबसे पहली माँग 1946 में मुस्लिम लीग ने की थी। क्योंकि उस समय वहाँ पर जब दंगे फसाद कर रहे थे, उनको रोकने वालों में आरएसएस के यंग लोग बहुत बड़ी मात्रा में थे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो सिंध हो। और उनका इतना दबदबा था कि नेहरू की मीटिंग डिस्टर्ब हो गई, ऐसा पता चला, तो वहाँ के कांग्रेसी के लोगों ने आरएसएस को कहा भी हमारी मदद करो। आरएसएस के लोग वहाँ यूनिफॉर्म में गए, और वहाँ मुस्लिम लीगी गुंडे कुछ कर नहीं पाए, भाग गए वहाँ से। तो आरएसएस की यूनिफॉर्म देख के मुस्लिम लीगी गुंडे डर जाते थे, भाग जाते थे। तो मुस्लिम लीग ने कहा बैन करो। जब 48 में बैन हुई, उस समय सबसे पहला जो उसको एक कांग्रेचुलेशन मिला, वो द डॉन से मिला, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर से। तो एक नेचुरल एक दुश्मनी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक नेशन है नहीं, दो नेशन है। थियरी 1887 में सैयद अहमद खान साहब ने रखी थी, और उसको चल के आगे एएमयू यूनिवर्सिटी बनी, और उसको खाद पानी मिला खूब, और ये हम इकट्ठे रह नहीं सकते, हम दो अलग अलग मुल्क हैं, हम दो अलग सिविलाइजेशन है। ये सारी थियरी जो चली थी, उसके बेस पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो उस समय के माहौल के अंदर जो भी आरएसएस कर रही थी, उसके बारे में तो नेचुरली इनकी दुश्मनी होनी थी। वो दुश्मनी आज तक चली आ रही है। और अगर इनको लगता है कि इससे हम जहाँ तक बात है फाशिस्ट होने का, सावरकर की किताब हिंदुत्व, ये 1923 में छपी थी, 1923। और मेन काम्प जो सारी दुनिया में हिटलर की, समझो कि फाशिस्ट लोगों की मुख्य किताब मानी जाती है, ये छपी थी 1925 में। यानी सावरकर का हिंदुत्व और आरएसएस का एस्टेब्लिश होना टू 1925 में, ये हिटलर की किताब मशहूर होने के पहले की बात है। उसका कुछ लेना देना से है नहीं। जहाँ तक फाशिस्ट नाज़ीज़्म का सवाल है, तो आपको पता है कि ग्रैंड मुफ्ती ने भी उसको सपोर्ट किया था, चर्च ने भी सपोर्ट किया था, बल्कि हिटलर बार-बार कहता था कि मैं पक्का क्रिश्चियन हूँ। उसका जो साइन था वो हुक्ड क्रॉस, हेगन क्रूज़, वो स्वस्तिक नहीं था। लेकिन हिस्टोरियंस ने उसको स्वस्तिक बता-बता के हिंदुओं को बदनाम किया, और उसको फाशिज़्म से जोड़ा। लेकिन सच ये है कि हुक क्रॉस था, उसके हिस्टोरिकल एविडेंस है,
और वो अपने आप को पक्का क्रिश्चियन बताता था। उसने मुसलमानों का साथ लिया, उसने चर्च का साथ लिया जूस को मारने के लिए। उसमें हिंदुओं का कोई हाथ था नहीं, आरएसएस का कोई हाथ था नहीं, ना कोई संबंध था, ना कोई इंस्पिरेशन था। जब आरएसएस में बैन लगा तो कांग्रेस के बंदे ने यहाँ तक लिखा कि हेडगेवार गए वहाँ हिटलर से ट्रेनिंग लेके आए, जबकि डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस इस्टेब्लिश की थी वो कभी हिंदुस्तान के बाहर गए ही नहीं। वो रिवोल्यूशनरी थे, वो बाद में कांग्रेस के मेंबर थे, लीडर थे, बाद में उन्होंने आरएसएस शुरू की। तो इस तरह का झूठ फैलाया जाता, फाशिज्म है क्या? जो कहे कि मेरी बात ही माननी है, जो हमारी बात नहीं कर रहे उस पर हिंसा होगी, उसको हम मार डालेंगे, ये कहने वाला फाशिस्ट है। आप तो जानते हैं फाशिज्म की बेसिक डेफिनेशन है कि केवल आपकी बात सच है, बाकी सारी झूठ है। तो इस बेसिस पे तो अब्राहमिक रिलीजन फाशिस्ट हुए। अगर आप कहते हैं कि केवल मेरा मेरा जो रिलीजन यही सच है, मेरा मजहब सच है और बाकी सब झूठ है, बाकी पापी हैं या सिंफुल है या काफिर है, ये कहने वाले अगर रिलीजन है तो फिर तो हम कहेंगे टोटलिटेरियन रिलीजन तो वही है, फाशिस्ट तो वही है। हिंदू धर्म ऐसा कहता नहीं। तो जिस हिंदू धर्म के लिए आरएसएस बनी, उसको जो हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए बनी, वो इस तरह की भाषा का यूज ही नहीं कहती। जो कहती है कि सारे रास्ते एक ही सत्य की ओर जाते हैं, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, जिसका ये वाक्य है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, जो कहता है कि तेरे में मेरे में एक ही प्राण है, वो जब कहता है कि हर पंथ के लोग रह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी पुरानी मस्जिद आपको पता है भारत में है, बहुत सारे लोग आपको रीडर्स को पता नहीं होगा, केरल के अंदर पेरुमल मस्जिद जो है वो, आप काबा और ये या अपने वहां से बाद में पहली जो मस्जिद बनी है वो केरल में बनी है। और वहां पर मुसलमान जो वहां से भाग कर आए थे वो भी केरल में बसे, ज्यू भी आए, सीरियन क्रिश्चियन भी आए, पारसी भी आए, सबको जगह किसने दी? इसी हिंदू देश ने दी। और उनको इज्जत से रहा, उनको उनका प्रोग्रेस हुआ, वो आगे बढ़े, सक्सेसफुल हुए, प्रॉस्परस हुए। जहां तक मुसलमानों का सवाल है जिसके नाम पे रोना धोना कर रहे हैं, भाई साहब पाकिस्तान के अंदर 8 से 9% हिंदू पार्टीशन के बाद भी थे। आज उनकी परसेंट से आधा परसेंट है, 1% है। रोज लगभग 3 लड़कियां, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई सिख, उठाई जाती हैं, किडनैप की जाती हैं, या तो उनका रेप होता है, उनका कन्वर्जन होता है, जबरदस्ती शादी की जाती है। वहां से भागा हुआ हिंदू वापस पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। जबकि भारत के अंदर आज़ादी के समय मुसलमानों की आबादी कुछ 12-13% थी, आज वो बढ़कर 18%, 16 से 18% है। पक्की फिगर पता नहीं है, सेंसस आएगा तो पता चलेगा, लेकिन बढ़ी है। कम से कम 4-5% बढ़ी है, जबकि उसी रेशियो में हिंदुओं की आबादी उतनी कम हुई है जो कि 84% थी, आज वो 80% के नीचे है। तो अगर मुसलमान यहाँ सताया होता, मारा होता है, तो मुसलमान जाता बांग्लादेश और पाकिस्तान, नहीं गया। यहाँ बसा कि बल्कि इससे उल्टा बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अगर भैया इतना आपका प्रोसिक्यूशन है, आपको मारा काटा जा रहा है, तो इस देश में क्यों आ रहे हो? और जो जिनको लगता है कि हम यहाँ बड़े सताए हुए हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान जाते? कोई भी मुसलमान कभी भी पाकिस्तान जाने को राजी नहीं होता, नारे जितने मर्जी लगा लें। आपको पता है कि जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाना चाहा, चाहे वो यूपी के थे, बिहार थे, वो पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान गए पंजाब और सिंध की तरफ से, जो जिन्होंने जबकि वोट दिया नहीं था, पख्तूनिस्तान ने वोट नहीं दिया पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान में गया। तो वो तो यहीं पर रह गए। तो आज अगर इनको लगता है कि वो दुखी हैं, तो उनकी आप देखिए, उनकी उनकी आय देखिए, उनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देखिए, हिंदुस्तान उनका तबका देखिए। आपके यहाँ कानून है कि नॉन मुसलमान ना तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, ना आर्मी का चीफ बनेगा। हमारे यहाँ आर्मी के टॉप तक जा चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, होम मिनिस्टर बन चुके हैं, हर तरह का उनको पोस्ट मिली है, मिलिट्री में और यूनिवर्सिटीज में, सब जगह। तो ये झूठे प्रचार हैं। इसके ऊपर तो क्या है कि इसी के ऊपर रोटी पानी चलती है, क्या करें? पॉलिटिशियंस की पाकिस्तान में गलतफहमी है कि यार नहीं करेंगे तो रोटी पानी नहीं चलेगी, क्योंकि करना चाहेंगे तो शरीफ का हाल होगा, भुट्टो वाला हाल होगा। अच्छा तो रतन जी, मेरे ख्याल में जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हैं, पार्टीशन के वक्त मुसलमान जो थे वो 9.5% थे, जी और अब जो है पिछला जो सेंसस था उसमें शायद वो 14 पॉइंट समथिंग, हाँ, मैंने वही कहा, 14.5। लगभग 4-5% बढ़े हैं। जी और मेरा ख्याल है कि असली आबादी इससे अधिक होगी, लेकिन वो जब सेंसस फिर से होगा तो पता चलेगा। जी, उस वक्त जो मुसलमान थे जो इंडिया में रह गए वो 3.5 करोड़ थे। हम्म। और अब जो है कहा यह जाता है जी कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी तो ये कहते हैं, वो तो 4-5 साल पहले उन्होंने कह दिया था 25 करोड़ है। हाँ देखिए, 15 करोड़ तो ऑफिशियल फिगर है, 15-16 करोड़। जी जी। और ये जो अवैसी कहते हैं, अवैसे को भी पता होगा, वो तो नया जिन्ना है हमारे देश का, तो उसको तो पता होगा। अच्छा, वो तो ये कहते हैं कि मैं तो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ हूं और हमने तो ऑप्ट किया था इंडिया के लिए, तो मैं तो नहीं हूं, सेपरेटिस्ट नहीं हूं। देखिए, अवैसी जी ने पाकिस्तान में जाकर भी पाकिस्तानियों को चैलेंज किया, उसके लिए मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ इस बात के लिए।
लेकिन जो इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी अब आपने सेक्युलर का है, जिसका नाम ही इत्तेहाद मुस्लिमीन है, तो वो कहाँ से सेक्युलर होगी? पहला तो ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा ये कि उनके जो पूर्वज थे वो रजाकार थे, और उन्होंने हैदराबाद स्टेट को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए आखिर तक खूब जोर लगाया। और उनके जो, मैं नाम भूल गया, जो बाद में जिनको जो भाग गए पाकिस्तान में, उनको कहा कि यहाँ नहीं रह सकते, पाकिस्तान जाओ वरना जेल में रहोगे। वो उनका उनका नाम कासिम कासिम रिजवी, रिजवी था। कासिम रिजवी, वो जी। चले गए वहां, और इनके दादा साहब को ये एमआईएम सौंप गए, रजाकार का सारा खजाना सौंप गए। आज भी इन्होंने, रजाकार ने जो कुछ किया और एमआईएम ने जो कुछ अत्याचार किए, सैकड़ों हिंदू मारे और गवर्नमेंट का विरोध किया कि मुझे पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, ये सारा हिस्ट्री है। लेकिन ना तो उन्होंने नकारा है, ना उसके ऊपर उन्होंने उसको अपने ये कहा है कि जो हुआ वो पीछे गलत हुआ और हम इस बात को गलत मानते हैं, ऐसा भी नहीं कहा है। तो और उनको क्या है कि जो पहले जिन्ना कहते थे वो सब ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए, हमें फौज में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें स्पेशल वोटिंग राइट चाहिए, हमें नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। तो भैया अगर आप अपने लोगों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, आप उनको बोलोगे मदरसों में ही पढ़ो, और वो बंदा जब बाहर निकलेगा, लड़का या लड़की, और उसको आगे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसका दोष तो किसी को दे नहीं सकते। आज मोदी सरकार के अंदर पिछली सरकारों से बहुत अधिक पैसा माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए जा रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, और लोगों को उसके अंदर काम मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम केवल विक्टिम कार्ड खेलेंगे, विक्टिम विक्टिम बात करेंगे और कहेंगे सताए हुए हमारे ऊपर, हमको अपना हक नहीं मिल रहा। तो ये मांग करने वाले जिनको लगता था कि हमको हक नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान चले गए, चाहे जाने में गए अनजाने में गए, पाकिस्तान पहुंच गए। जो यहाँ थे उनको पता था कि हिंदू देश है, उसके बावजूद रहे, उनको पता था कि हिंदुओं में तंग नहीं करेगा। तो आज अगर हिंदू ये कहता है कि हमारे दोनों के हकूक एक जैसे होने चाहिए, विशेष प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, तो गलत कैसे हो गया? आपके यहाँ तो वैसी माइनॉरिटी को राइट्स नहीं है, हमारे यहाँ तो राइट्स हैं और स्पेशल राइट्स है। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। वक्फ बोर्ड इस समय हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जमीन का हकदार है, लाखों करोड़ की संपत्तियां उनके पास है, लेकिन वो अपनी संपत्तियों का उपयोग क्यों नहीं करते अपनी कम्युनिटी के लिए? ये सवाल कभी किसी ने किया है? और अगर इतना इनके पास है और उसका उपयोग नहीं करते, इसका दोष आप किसी को और दे नहीं सकते। आपके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लिए तनख्वाहें जो मुअज्जिन को है वो सरकारें देती हैं, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट देती हैं। बड़ी विचित्र बात है। तो अगर आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को निकाला गया, उनको ये लागू करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह स्पेशल राइट्स जो है उसके बावजूद कोई कहे कि ये ठीक नहीं हो रहा, और अगर हम कहते हैं कि भैया समान सबको हक मिलने चाहिए, किसी को स्पेशल दर्जा नहीं मिलना चाहिए, आपने अपने को सेक्युलर कहते हो, सेक्युलर का मतलब क्या है? कि आप मजहब के नाम पे किसी को स्पेशल राइट्स नहीं दोगे। यही हम कह रहे हैं, तो इसके अंदर गलत क्या है? और जहां आप ये, मैंने आपको उदाहरण दिए कि कौन ये बातें करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सोच ही बिल्कुल उल्टी है ना, यानी पैराडॉक्सिकल और हिपोक्रेटिकल है। अच्छा, आरएसएस के बारे में क्या आपके ख्याल में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है इंडिया में या पाकिस्तान में? कुछ लोग ये कहते हैं जी कि ये सारी माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं। तो क्या दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनके लोग भी हैं आरएसएस का हिस्सा या बीजेपी का? देखिए आरएसएस, अगर आज के अभी हम डेफिनेशन देखें, 1971 में जो आरएसएस चीफ थे गुरुजी, उन्होंने कहा था कि जो अपने आप को इस देश की संस्कृति से जुड़ा मानता है, इस कल्चर से अपने आप को जुड़ा मानता है, जो गिनता है कि मेरे पूर्वज और इनके एक थे और हमारी और इनकी कल्चर एक है, और सीधा है, चाहे पाकिस्तान हो भारत हो, वही हड़प्पा जो मोहनजोदाड़ो, वही तक्षशिला, वही नालंदा, सारा कॉमन सिविलाइजेशन था। लेकिन मज़हब के नाम पे हम अलग, ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ जो है, अगर वो मानता है कि मेरा मज़हब अलग होला, कि मेरी कल्चर एक ही है, जैसे इंडोनेशिया में आज भी माना जाता है, वहाँ आज भी गणेश की नोट के ऊपर फोटो है, आज भी वहाँ की रामलीला मुसलमान खेलते हैं, आज भी वहाँ पर रामचरित का पाठ मुसलमान भी करते हैं, वो मुसलमान है। आपके मज़हब अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन आप इस कल्चर से जुड़ोगे तो आप हमारे लिए वेलकम, आपको कोई कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं। ऐसा 1971 में आरएसएस चीफ ने कहा था। वही स्टेटमेंट कई बार रिपीट किए गए हैं। आज भी आरएसएस चीफ यही कहते हैं कि आपके और हमारे पूर्वज एक थे, जब ये आप मान लोगे तो समस्याएं समाधान हो जाएंगी। झगड़ा किस बात का है? आप तो कोई बाबर की औलाद थे नहीं, आप तो बाबर और मुगलों के पैदाइश नहीं थे। 99.9% मुसलमान आज जो हिंदुस्तान में है, तो कोई अरबी देशों से नहीं आए थे, उनका कोई यहाँ के जो इन्वेडर थे उनसे संबंध नहीं था। अगर नहीं संबंध था तो उसका यहाँ के जो मौलानाओं ने उनको जोड़ा है कि आप तो विदेशी आए हुए जो इन्वेडर थे उनके आप सगे हो, और इसके कारण अगर उनके सगे हो तो भी आपको आगे भी रूल करना चाहिए। ये जो एक अजीब उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल गांठ बांधे, उसके कारण यहाँ की कम्युनिटी खुद को सीज महसूस करती है। तो जब हम कहते हैं कि आपके हमारे पूर्वज एक ही थे, आपकी हमारी हिस्ट्री एक ही है, और अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर रहे हो इन्वेडर्स के साथ में, तो गलत क्या है? अगर ये मान लें तो समस्या दूर होती है।
और ये जो मानते हैं मुसलमान हिंदू प्रोग्राम में आते हैं, आरएसएस के प्रोग्राम में आते हैं। आरएसएस की शाखा छोड़कर जहां भी कोई मुसलमान है उसको इज्जत की जगह मिली है। एमसी चावला जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हिंदू हूँ, उनके वर्ड्स हैं ये। और आरएसएस के अंदर मैं जानता हूँ प्रचारक जो मुस्लिम है, और मैं क्रिश्चियन वर्कर जानता हूँ जो आरएसएस में काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो खुद को मानते हैं कि कल्चरली हम हिंदू हैं, और ऐसे लोगों को नेचुरली मुस्लिम कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में उनको प्रॉब्लम होता होगा, कि जो अपने आप को अलग दिखाना ही अच्छा समझते हैं, जिनको लगता है कि हमारा सारी जो शक्ति है, हमारी पॉलिटिकल पावर इसी से आती है कि हम अपने आप को अलग दिखाएं, हम वोट बैंक बने। तो वोट बैंक बनते हैं तो उसके लिए सेक्युलर पार्टियां, सो कॉल्ड कम्युनल पार्टियां, एमआईएम जैसे उनके पीछे लगती हैं। तो आज उनकी जो एक 16-17% की वोटिंग उनकी है स्ट्रेंथ, उसको एनकैश करने के लोग उनको ये सारे भाषण देते हैं सेक्युलरिज्म के, और उनको बताते हैं आप किस तरह सताए हुए लोग हो। लेकिन अगर हम माने कि हमारे आपके राइट्स एक हैं, क्योंकि हमारे आपके रिसोर्सेज उतने ही हैं, उसके लिए स्पेशल राइट मांग करना गलत है, तो इसको अगर आप कहें कि अत्याचार है माइनॉरिटी पे, गलत है। अब ये जो माइनॉरिटी पे अत्याचार की बातें हैं तो अफवाहें फैलाई गई सालों से। मैं अर्थक्वेक के समय गया था गुजरात के अंदर जहाँ आरएसएस के रिलीफ कैंप थे, वहां पर रोजे के समय स्पेशल जगह, नमाज के लिए स्पेशल जगह मुसलमानों को दी जाती थी। और इतना ही नहीं, तो एक बार आरएसएस का यूपी में कैंप था, बहुत बड़ा 90,000 प्लस का कैंप था। उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि किसी का अगर रोजा चल रहा है तो उसके लिए अरेंजमेंट अलग होगी, कितने लोग हैं। तो लगभग 300 लोग वहाँ ऐसे लोग थे, 300 लोग जिन्होंने रोजा रखा हुआ था। तो अभी ठीक है, उनको समझ में आने में देर लगेगी, धीरे धीरे वो उनको समझ में आएगा कि हमको लोग बहका रहे हैं, हमको अलग आइडेंटिटी करके हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे जैसे समझ आ रहा है, आप देखिए बीजेपी भी मुस्लिम वोट बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनको लगता है कि मौलाना मौलवियों ने और सेक्युलर लोगों ने हमारा यूज किया। आपको हैरानी होगी, जिस कमीशन की बार बार ये दुहाई देते हैं कि मुसलमान यहाँ का पिछड़ा हुआ है, 70 साल 75 साल हो गए, आज भी सेकंड क्लास सिटीजन है। उस 70 साल में सेक्युलर पार्टियों का राज था, और अगर सेक्युलर पार्टियों के राज में मुसलमान की दुर्गति हुई है, बड़ी नहीं हुई, तो इसका दोष तो वास्तव में सेक्युलरिज्म को जाएगा। बंगाल के अंदर 30 पहले कांग्रेस का राज था, 30 साल कम्युनिस्टों का राज था। अब टीएमसी का राज है, हाईली प्रो मुस्लिम है, जो मुस्लिम को तनख्वाहें देती है। वहां पर भी मुसलमान का दर्जा, और वो रिपोर्ट है कि बाकी कम्युनिटी से कम है। अगर ये कम है, कभी ना किसी को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म के राज में और जिनमें हमको स्पेशल राइट्स मिले, उसके अंदर आज भी हम बैकवर्ड हैं, तो हमको बैकवर्ड रखा किसने? उन मुल्ला मौलवियों ने, उन सेक्युलर लोगों ने, जिनको वोट बैंक की तरह इनको यूज करना था। बीजेपी उनको वोट बैंक की तरह यूज नहीं करती, जो उनको उचित है उनको देती है, जिनको लगता है कि इनका तरक्की होगी तो अच्छा है उनको देती है। अगर मदरसों को मॉडर्नाइज करती है उसमें क्या गलत है? और जितने भारत में दंगे शुरू हुए, हर दंगे में मेजोरिटी ऑफ द दंगा, ये मैं बहुत पुरानी रिपोर्ट मुझे याद आ रही है, 80-90 में बनी थी, 80% के ज़्यादा दंगे जो मुस्लिम लोगों ने शुरू किए, चाहे उनके मुल्लाओं ने शुरू किए। मैं नहीं मानता सारी की सारी कौम ऐसी है, लेकिन ऐसे कौम के लीडर जिन्होंने डरा कर रखा इस कम्युनिटी को अपने वोट बैंक बना के रखने के लिए, वो धीरे धीरे टूट रहा है। इसके कारण और ज़्यादा डेलिबरेटली इसके ऊपर बार बार एक जोर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीए, ये जो सिटीजन एक्ट बना जिसमें अमेंडमेंट आया, क्यों आया? कि गांधी जी ने कहा था कि ठीक है, जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी रह गई है, वो लोग उसका ध्यान रखेंगे। अगर उन माइनॉरिटी का पाकिस्तान में ध्यान नहीं रखा तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम जगह दें। लियाकत, नेहरू लियाकत पैक्ट भी यही हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान के माइनॉरिटी का ध्यान रखा गया, उठ के पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान की माइनॉरिटी लगातार वहां से या तो आती गई या उसका कन्वर्जन हुआ। तो अगर आज वहां सताए हुए लोग हैं, अफगानिस्तान में हिंदू सिख वगैरह खत्म हो गए, पाकिस्तान के अंदर लगभग खत्म हो रहे हैं, तो अगर वो वहां पर सताए हुए लोग अपने आप को वहां से निकालना चाहते हैं और उनको वापस लाना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? और अगर वहां के जो मुसलमान हैं उनके लिए राइट नहीं है, भैया मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, उनको पाकिस्तान मिल गया। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान में उनको एक इस्लामी मुल्क मिल गया। तो आज अगर उनको जो इस्लामी मुल्क था मिल गया, तो उनको स्पेशल एक्ट हम लेके वापस कर लेंगे। लेकिन जो आना चाहता है उसके लिए आज भी हमारा नॉर्मल सिटीजनशिप एक्ट खुला हुआ है, केवल सीए उसको स्पीड अप कर रहा था। आज भी अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आना चाहता है, कोई बंदा आना चाहता है, जैसे वो आपका सिंगर आया, तो ड्यू प्रोसेस से आ सकते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा हुआ बनाया गया, ये जैसे मुसलमान के ऊपर अटैक है, आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, सारे हिंदुस्तान में बवाल मच गया, इंटरनेशनल बवाल मच गया। उस प्रोपेगेंडा का अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट शायद प्रॉपर उसको समझा नहीं पाई, उसके कारण प्रोपेगेंडा बहुत चला। लेकिन प्रोपेगेंडा टोटली बेस्ड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मैं हर डिबेट में कहता था मुझे एक क्लॉज बताओ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के अगेंस्ट है। आज तक मुझे एक भी मुसलमान डिबेट में उत्तर नहीं दे पाया। वो कहते थे हमें लगता है कि हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी। लगता का मतलब क्या है? लॉ तो पेपर के ऊपर है। तो इस तरह से बहुत वहम फैलाए जा रहे हैं। और जबकि मैंने बताया आपको कि 70 साल के इतिहास में जो भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई,
वो वास्तव में थप्पड़ है सेक्युलरिज्म के ऊपर कि ये सब होते हुए माइनॉरिटी का अब जो हाल है वो पहले से खराब क्या होगा। इसका उत्तर तो सेक्युलर लोगों को देना चाहिए। अच्छा, आपने जो बात की ना जी कि छागला जी ने कहा था कि मैं मुस्लिम हिंदू हूं, तो सर सैयद अहमद खान ने भी ऐसी बात की थी कि मुझे हैरत है कि आप मुझे हिंदू नहीं समझते, क्योंकि मैं भी हिंद का रहने वाला हूं और सिंध जो है रिवर, उससे ये लफ्ज आया हिंद का। बिल्कुल, तो बिल्कुल, सर दूसरी बात, आपने काफिर की बात की, तो अलामा इकबाल जो पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं, जिन्ना के बाद उन्हीं का नंबर आता है, बिल्कुल, उन्होंने, आपको पता है कि राम जी की मदह में, उनकी तारीफ में एक नज्म कही थी। बिल्कुल, उनको चरागे हिदायत भी कहा और इमाम हिंद भी कहा, बिल्कुल, और उस पे फिर उन पे कुफर का फतवा भी लग गया था, ये जो लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते। अच्छा सर, ये जो आपने सिटीजनशिप लॉ की बात की, उसको मैंने भी देखा कि पाकिस्तान में शायद ही किसी ने वो लॉ पढ़ा हो, बिल्कुल, लेकिन मीडिया में उस पर तनकीद बहुत थी। तो मैंने बल्कि एक इंडियन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया, उनको भी नहीं पता था कि इसकी कट ऑफ डेट है 2014, बिल्कुल, कि 2014 से पहले पहले जो आ गया, या 2014 के आखिर तक जो है, आखिरी दिन तक, तो उनको जो है फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी जाएगी। अच्छा सर, उसी लॉ के बाद जो है एक एहतजाज चला था शाहीन बाग में, जो बाद में एक दिल्ली राइट में कन्वर्ट हो गया। तो बिल्कुल। उसमें क्या हुआ था शाहीन बाग में, कितने दिन चला था वो एहतजाज? मुझे याद नहीं है लेकिन मेरा ख़्याल है कम से कम 40-50 दिन चला होगा। मुझे हम्म। पक्का दिन अभी याद नहीं है। हम्म। बेसिकली उन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पे एक नया गेम है यहाँ का, जो यहाँ जो इस्लामिस्ट लोग हैं, जो जिनके जिहादी दिमाग हैं और जो सेक्युलर खुद को कहते हैं लेकिन वास्तव में इस्लामिस्ट के साथ हैं, उन्होंने अभी नया हथकंडा अपनाया है जो कश्मीर में चलता था कि बच्चों को और लेडीज़ को आगे रखो और खुद पीछे रहो। अभी अनपढ़ लेडीज़ थी, उनको जो बताया गया कि आपके अगेंस्ट है वगैरह सब, वो मान गई और आके बैठ गई धरने पे। और वहाँ पर दावत चलती थी, खाना चलता, सारी देखभाल चलती थी, उन्होंने रास्ता रोक लिया और लाखों लोग दिल्ली के बड़े परेशान रहते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पर उसको हटाया नहीं गया इस डर से कि अगर हटाया तो शायद गवर्नमेंट को लगा होगा कि उसके ऊपर बहुत तहमत लग जाएगी, दुनिया भर में बदनामी हो जाएगी। और हम उनका अड्डा बढ़ता गया। वहाँ पर बाद में अर्बन नक्सल भी आए जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग भी वहाँ आए, जिन्होंने कहा कि चिकन नेक काट दो तो सारा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो गया, वो लोग भी आए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि अब तो अपना राज नहीं है। जो एक जर्नलिस्ट थी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आप वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसने कहा कि जब तक अपना राज नहीं आता आप अपने आप को सबको साथ में रखो, जब अपना राज आएगा तब देख लेंगे। ये एक पढ़ी लिखी, एक मॉडर्न, बड़ी पॉपुलर जर्नलिस्ट, उसने वहाँ भाषण दिया जो कि अवेलेबल है। और आरफा तो नहीं है ये? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, आप ढूँढ लीजिएगा। हम्म। ओके। वीडियो अवेलेबल है। हाँ हाँ। और इतना ही नहीं तो वहाँ पर वो हिंदुओं के चिन्ह लगाए गए, उसको खूब उनको गालियाँ दी गई, स्वस्तिक को गालियाँ दी गई, बहुत कुछ किया गया। और वो हमें चाहिए आज़ादी वगैरह सब बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो चलता रहा। बाद में कोविड आया, कोविड के चक्कर में धीरे-धीरे उनको बर्खास्त होना पड़ा। आईआईटी हाई कोर्ट ने भी कहा इनको हटाओ यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन वो नहीं हटे। और गवर्नमेंट क्योंकि वायलेंस का यूज़ नहीं करती और फ़ोर्स का यूज़ नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा चला। मेरे हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा चला, उसको रोक दिया जाता तो उससे आगे जो घटनाएँ और भी हुई, वो ना होती। जो अभी हर बार लोग सड़क पे आ जाते हैं, जिनको लगता है कि सड़क पे हमको फैसला हम करेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। और शाहीन बाग एक नहीं था, उसका रेप्लिकेशन भी हुआ था। बम्बई में रेप्लिकेशन हुआ, हैदराबाद में हुआ। और बाद में जैसे उसका दम निकला उसके बाद में सारे उखड़ गए। लेकिन इलेक्शन के बाद में, उस समय कोई इलेक्शन हुए थे दिल्ली के, वहाँ बैठे हुए मुझे ऐसे लोग मिले, सेक्युलर लोग, जिन्होंने कहा अरे ये तो सीए बढ़िया अपने लिए, और ये तो और चलने दो, हम 100 जगह और शाहीन बाग खड़े करेंगे। तो एक बहुत ही एक नेगेटिव ऐसी कैंपेन थी, जैसे मैंने कहा, जिसके अंदर कुछ भी फैक्ट नहीं थे और फैक्ट्स का उत्तर उनके पास नहीं था। और जहाँ तक एनसीआर की बात है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, जो दूसरा एक रोना धोना था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आसाम के इन्फिल्ट्रेशन के समय कि ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तो होना ही चाहिए, सारी दुनिया में हर देश में है। आज मैं अगर पाकिस्तान में घुस जाऊँ और मैं रहना चाहूँ तो मुझे भी नहीं रहना मिलेगा, मुझे भी वहाँ पर रजिस्टर होना पड़ेगा, खुद को अपना वहाँ का सिटीजन बनाना पड़ेगा। सारी दुनिया में कानून है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। हमारे एनआरसी नहीं है, अगर एनआरसी लागू होता है वो माइनॉरिटी के क्यों है, आज तक मुझे बात समझ नहीं आई। अगर आप यहाँ के यहीं के बाशिंदे और आपके 2-3 पुश्तैं निकल गई हैं, तो आपके अगेंस्ट एनआरसी कैसे लगेगा? सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। तो ऐसा कौन-सा देश है जहाँ एनआरसी नहीं है? तो ये जो एक अजीब तरह का माहौल यहाँ खड़ा किया गया, क्योंकि एक प्रो हिंदू सरकार है, ऐसा उसका लेबल है। जबकि प्रो हिंदू सरकार होते हुए इन्होंने मुसलमानों को जो पहले जो मिलता था उससे अधिक दिया। हिंदुओं के राइट्स कई ऐसे हैं जो आज भी हिंदू रोते हैं कि हमको नहीं मिले। जैसे यहाँ मस्जिद और चर्च यहाँ की कम्युनिटियाँ चलाती हैं, लेकिन मंदिर जो है सरकारें चलाती हैं। इसके लिए आज भी यहाँ का हिंदू दुखी है।
आरटी का जैसे मैंने बताया, राइट टू एजुकेशन का राइट केवल हिंदू इंस्टीट्यूशन पे लगता है, माइनॉरिटी पे नहीं लगता। हिंदू अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, बाकी धर्म दे सकते हैं। तो इसके कारण एक माइनॉरिटी का वातावरण हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और उसके कारण देश की यूनिटी को नुकसान हो रहा है। तो ये बात छोड़ के अगर अलग अलग फैक्टर लगा के ये तोड़फोड़ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो वो जो माहौल बदला है ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद में, उसके कारण लगातार रैपिडली 2014 में आपको याद होगा चर्च अटैक के ऊपर खूब हंगामा हुआ था सारी दुनिया भर में। और मैं डिबेट में गया, मैंने फैक्ट भी देखे, छोटे मोटे चोरी के किस्से थे, जो रेप हुए नन्स के ऊपर जो आरएसएस वीएचपी चार्ज लगा, वो भी बाद में पता चला उन्हीं के चर्च के लोग थे, वहीं के रहने वाले लोग थे। तो बिना सिर बेसिर पैर की खबरें उड़ाना, उसके ऊपर कभी माफी ना मांगना। 26/11 जो सबसे बड़ा हमला हुआ है बम्बई के अंदर, उसके पहले जो ट्रेनें उड़ी वो तो अलग था, उसके बाद में जो ब्लेटेंट यहाँ पर टेररिज्म का अटैक हुआ, जो पाकिस्तान से आए थे लोग, अगर वो बंदा जो था, अगर उसके हाथ में वो उसको एक इंडियन पुलिस में नहीं पकड़ता बम्बई का, तो और जो हमारा तुकाराम जी थे, तो बंदा तो हिंदू बन के मरने वाला था। और ये उसी समय ये होते होते महीने भर के अंदर कांग्रेस सपोर्टेड एक आदमी ने किताब लिखी 26/11 आरएसएस की साजिश, और किताब को रिलीज करने में कांग्रेस के लीडर भी आए, फिल्म इंडस्ट्री के लीडर भी आए, वो बंदा भी आया, और किताब रिलीज हुई। तो इस तरह के जब लोग यहाँ बैठे हैं जिनको कुछ भी करके बदनाम कर रहे हैं हिंदुओं को, तो आप समझ सकते हैं कि समस्या क्या है। चर्च अटैक गलत साबित हुआ, नन रेप गलत साबित हुए, जितने भी इन्होंने नाम लिए वो सारे गलत साबित हुए। जो 6-7 लिंचिंग के केस हुए, उसके सामने कम से कम 150 हिंदू एक्टिविस्ट को मारा गया हिंदुस्तान में, वो खबर कभी नहीं बनी। तो एक नेटवर्क है इनका बड़ा जबरदस्त, एक अच्छा नेटवर्क है, और नेटवर्क के द्वारा झूठी खबरें फैलाते हैं, और सारे इंटरनेशनल उसके इको चैम्बर है। इसके कारण जितना हिंदुस्तान की हालत अच्छी है उसके बावजूद उसको गलत बताया जाता है। कोविड के अंदर हिंदुस्तान ने सारी दुनिया की मदद की, लेकिन कोविड के अंदर हिंदुस्तान का हाल खराब है, ये भी लगातार प्रचार किया गया, आपको पता ही है। तो पॉलिटिक्स है ये इनकी।